तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज आज का जो सेशन है हम बेसिकली डिस्कस करेंगे हाउ टू कंप्यूट इनकम एंड हाउ टू कंप्यूट इनकम टैक्स। काफ़ी सारे बातें अभी तक हमने डिस्कस की, जैसे कि किस किस व्यक्ति को इनकम टैक्स पे करना होता है, कौन सी ईयर की इनकम पर इनकम टैक्स पे करना होता है, किस रेट से इनकम टैक्स पे करना होता है। ये काफ़ी सारी बातें हमने जो है अभी तक डिस्कस की है। अब उसी को हम डिटेल में जो है अप्लाई करेंगे और कैसे इनकम कंप्यूट करते हैं किसी भी व्यक्ति की और कैसे इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, वो अब हम सीखने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं, बहुत कॉमनली आपको एक वर्ड सुनाई देगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। इनकम टैक्स के अंदर आपको बहुत कॉमनली ये वर्ड सुनने को मिलेगा कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे बनाएं। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बेसिकली क्या है कि किसी भी व्यक्ति की इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है वो हमें देखना होता है। तो अगर मैं बात करूं, हमने देखा था कि इनकम टैक्स के अंदर किसी भी व्यक्ति की इनकम को 5 हेड्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। सेक्शन 14 हमें बताता है कि आप कोई भी इनकम अर्न करते हो वो 5 हेड्स में कैटेगराइज की जाएगी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कोई भी इनकम इन 5 हेड्स के अलावा किसी और हेड के अंदर नहीं आती है। इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड्स ऑफ इनकम ही माने गए हैं, उसके अलावा और कोई भी हेड ऑफ इनकम नहीं है। तो कोई भी आपका क्लाइंट या आप अगर अपने लिए इनकम कंप्यूट कर रहे हैं तो आपकी कोई भी इनकम हो वो इन 5 हेड्स के अंदर ही फॉल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करते हैं, आप सैलरी रिसीव करते हैं, तो ऐसे में वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसको आप रेंट पर देते हैं, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है उसको आप रेंट पर देते हैं, रेंट रिसीव करते हैं, तो ऐसे में वो इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं, आप शॉप रन करते हैं, आप फैक्ट्री रन करते हैं, आप कोई शोरूम रन करते हैं, आउटलेट रन करते हैं, तो उससे जो इनकम होगी वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है या फिर आप कोई प्रोफेशन रन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप आर्किटेक्ट हैं, एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो ऐसे में आपकी जो इनकम होगी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई एसेट है, अगर वो एसेट आप सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, प्लॉट्स हैं, ज्वेलरी है, तो ये अगर आप सेल करते हैं तो ऐसे में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में आपकी जो इनकम है वो कैलकुलेट की जाएगी। हम देखेंगे इनकम टैक्स के अंदर कुछ एसेट्स को कैपिटल एसेट्स का नाम दिया गया है, और अगर आप वो कैपिटल एसेट्स सेल करते हैं तो ऐसे में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में आपकी इनकम कैलकुलेट की जाती है। और उसके बाद लास्ट हमारा जो रेजिड्यूरी हेड बचता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कोई भी ऐसी इनकम जो अर्लियर 4 हेड्स के अंदर कैटेगराइज नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल, आप जो है इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं, ना ही वो सैलरी इनकम है, ना ही वो हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, ना ही वो बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है, ना ही कोई एसेट सेल की गई है, तो ऐसे में वो जो इंटरेस्ट इनकम होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। तो बेसिकली कोई भी इनकम आपकी जो है वो इन 5 हेड्स में कैटेगराइज की जाएगी और अकॉर्डिंगली आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पर हमने हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि हमने देखा था सेक्शन 4 में कहा गया था कि जो टैक्स पे किया जाएगा, जो टैक्स चार्ज किया जाएगा, वो चार्ज किया जाएगा टोटल इनकम पर। तो हमें कहाँ तक पहुंचना है? टोटल इनकम तक पहुंचना है, और टैक्स लायबिलिटी देयर ऑन, और उस टोटल इनकम पर हमें क्या करना है? टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। तो इसके लिए जो हमने अभी तक डिस्कस किया, तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? उस व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस, कि वो व्यक्ति रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। और इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में हमें फर्दर देखना होता है कि अगर वो रेजिडेंट है तो कौन सा रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऐसा क्यों करते हैं ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि
जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम हमने सेक्शन 5 को स्टडी किया, डिस्कस किया, तो सेक्शन 5 में हमने देखा कि बेसिकली 3 तरह की इनकम बताई गई। कौन कौन सी इनकम? इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। सेकेंड इनकम बताई गई इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो ये दोनों ही इनकम क्या मानी गई? इंडियन इनकम। और ये दोनों इंडियन इनकम चाहे वो रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, दोनों के हाथ में, सबके हाथ में बेसिकली टैक्सेबल रहेगी। लेकिन तीसरी इनकम, इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया के केस में हमने देखा वो नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होती है, रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होती है। और अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ के केस में RNOR है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो वो तभी इंडिया में टैक्सेबल होगी जब वो किसी ऐसे बिजनेस से है जो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन से है जो इंडिया में सेटअप किया गया है, तो ही वो RNOR के केस में इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि उस व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, और उस रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर हम यह देखते हैं कि उसकी जितनी भी इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। और अगर वो टैक्सेबल होगी तो हम क्या करते हैं, उसको 5 हेड्स में कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन एज पर सेक्शन 6। हालांकि आप देखेंगे डे टू डे लाइफ के अंदर, डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर जो अकाउंटेंट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एडवोकेट्स है, जो भी प्रोफेशनल इनकम टैक्स प्रैक्टिस करते हैं, वो जनरली रेजिडेंशियल स्टेटस के कॉन्सेप्ट को चेक नहीं करते हैं। इसका रीजन मैंने आपको बताया था, अगर आपका क्लाइंट जो है वो जनरली इंडिया में ही रहता है, इंडिया से बाहर नहीं जाता है, तो ऐसे में उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो रेजिडेंट होता है और सारी की सारी इनकम उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होती है। इसकी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आपको क्या करना है, बेस्ड अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस आपको चेक करना है कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। अब जब आपको पता है कि इंडिया में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, तो आप क्या करेंगे, आप उसको कैटेगराइज करेंगे अंडर द रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम। तो हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम आपको बताए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन 14 हमें यह बताता है कि यह क्लासिफिकेशन की जानी चाहिए। उसके बाद सैलरी हेड में इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी, बिजनेस और प्रोफेशन हेड में इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल गेन हेड में कौन कौन सी इनकम आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैसे इनकम कैलकुलेट की जाती है, ये हम जब 5 हेड्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, तब आपके साथ जो है इनको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जब आप 5 हेड्स के अंदर इनकम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आपकी आ जाती है ग्रोस टोटल इनकम, जैसा कि मैंने आपको बताया था GTI, जिसको बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। उसके अलावा हम देखेंगे कि ईच हेड के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में, तो हम देखेंगे सैलरी हेड इनकम के अंदर हम क्या करेंगे, पहले सैलरी इनकम कैलकुलेट करेंगे, सैलरी इनकम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें से हम लेस करेंगे कुछ डिडक्शंस, और फिर लेस करेंगे कुछ एग्जम्पशंस। इस तरह आपकी जो इनकम आएगी वो आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। सेम वे में जब हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, तो सेम वे में हम देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेंटल इनकम जो है कैलकुलेट करेंगे और उसमें से फिर लेस करेंगे कुछ डिडक्शंस और कुछ एग्जम्पशंस, और उसके बाद आपकी जो आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यही प्रोसेस हम जो है बिजनेस प्रोफेशन हेड के अंदर करेंगे, कैपिटल गेन हेड के अंदर करेंगे और अदर सोर्सेज हेड के अंदर करेंगे। तो इसका मतलब कि आपके जितने भी हेड्स हैं 5 हेड्स, उस हेड के अंदर हम देखेंगे कुछ ना कुछ डिडक्शंस आपको दी जाती हैं, कुछ ना कुछ एग्जम्पशंस आपको दी जाती है।
और उन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को कंसीडर करने के बाद जो इनकम आएगी उस पर आपको टैक्स देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम देखेंगे जो आपकी रेंटल इनकम होती है। मान लीजिए मुझे एक साल में जो है 2,40,000 रुपए का रेंट रिसीव हुआ, 20,000 रुपीज पर मंथ। तो 2,40,000 रुपए पर मंथ का जो रेंट रिसीव हुआ, तो क्या मुझे पूरे के पूरे 2,40,000 पर टैक्स देना होगा? द आंसर इज नो। हम देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी हेड में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% की, कि 30% का जो आपका रेंट है वो उस पर टैक्स नहीं देना। तो इसका मतलब 2,40,000 माइनस 30% ऑफ 2,40,000 जो कि 72,000 आ जाता है। तो 2,40,000 रुपए में से 72,000 रुपए कम करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। इसी तरह इनकम फ्रॉम सैलरी में हम देखेंगे जो आपकी सैलरी इनकम होती है उसमें से 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है कि 50,000 रुपए पर आपको टैक्स नहीं देना। मान लीजिए मेरी सैलरी है 4,80,000 रुपए, तो उसमें से 50,000 रुपए कम हो जाएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से और मेरी सैलरी इनकम मानी जाएगी 4,30,000 रुपए। तो इस तरह प्रत्येक हेड के अंदर कुछ ना कुछ डिडक्शंस और कुछ ना कुछ एग्जेम्पशंस दी होती है। उनको कंसीडर करने के बाद जो आपकी इनकम आएगी वो होगी ग्रोस टोटल इनकम, वो होगी ग्रोस टोटल इनकम। ईच हेड के अंदर जो डिडक्शन जो एग्जेम्पशंस होगी उसको कंसीडर करने के बाद आपकी आएगी ग्रोस टोटल इनकम। और ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस होंगी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और उसके बाद आपकी आएगी टोटल इनकम। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U है वो अलग डिडक्शंस है, और जो हेड्स है हेड के अंदर आपको अलग डिडक्शंस दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हेड की जो डिडक्शन है उसको कम करने के बाद आपकी ग्रोस टोटल इनकम आती है, और 80C से लेकर 80U तक की जो डिडक्शंस है उसको कम करने के बाद आपकी टोटल इनकम आती है। तो यहां पर आपको 5 हेड्स के अंदर वो इनकम कैलकुलेट्स करनी है। कंसीडर ऑल द डिडक्शंस एंड अलाउंसेस गिवन अंडर द रिस्पेक्टिव हेड बिफोर अराइविंग दी नेट इनकम। तो आपको जो है नेट इनकम निकालने से पहले आपको क्या करना है, आपको जितनी भी डिडक्शंस हैं, एग्जेम्पशंस हैं, अलाउंसेस हैं, वो आपको कंसीडर करने हैं। करेंगे हम डिटेल में, चेक करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिडक्शंस है, कौन कौन से अलाउंसेस है, कौन कौन सी एग्जेम्पशंस है। उसके बाद एक्सक्लूड द इनकम एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो मैंने आपको बताया कुछ एग्जेम्पशंस होती हैं, और एग्जेम्पशंस जो आपकी बताई गई है वो सेक्शन 10 के अंदर बताई गई है। जब आप सेक्शन 10 को देखेंगे तो बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत सारी एग्जेम्पशंस दी गई है। तो सेक्शन 10 हम रेलिवेंट पोर्शन को जहां पर जितनी जरूरत होगी उतना डिस्कस करते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था सेक्शन 2 जो डेफिनेशन का सेक्शन है, जो हमें रेलिवेंट डेफिनेशंस यूज करनी होती है, तो हम सेक्शन 2 की रेफरेंस लेते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे, सेक्शन 10 के अंदर कहां कहां कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट की गई है, तो हम जो 5 हेड्स ऑफ इनकम को डिस्कस करेंगे, तो वहां पर जितना रेलिवेंट पोर्शन होगा सेक्शन 10 का वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो इस तरह आपकी एग्रीगेट ऑफ इनकम कंप्यूटेड अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम आफ्टर अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजंस and making adjustment of set of and carry forward losses is known as gross total income। तो आपकी डिडक्शंस, अलाउंसेस और एग्जम्पशंस को एडजस्ट करने के बाद जो इनकम आएगी वो होगी ग्रोस टोटल इनकम। और उसके अंदर हम कुछ प्रोविजंस अप्लाई करेंगे क्लबिंग के, क्लबिंग प्रोविजंस हम अप्लाई करेंगे, और कुछ सेटअप और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे अगर वो एप्लीकेबल होते हैं तो। अब आप एक अपने माइंड में एक सिंपल से क्वेश्चन को फ्रेम करें कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है 8 साल का, और मान लीजिए उसकी इनकम है, और
अब आपको पता है कि 8 साल के बच्चे को ना ही तो किसी इनकम टैक्स लॉ के बारे में पता है और ना ही उसे ये पता है कि उसे इनकम टैक्स पे करना होता है। तो ऐसे में हम देखेंगे उस बच्चे की, उस माइनर की जो इनकम होती है वो उसकी पेरेंट्स की इनकम के अंदर क्लब कर दी जाती है। तो मान लीजिए मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं और ऐसे में मेरा जो सन है, मेरा जो बेटा है, उसकी इनकम है और उस इनकम पर किसे टैक्स देना होगा? जो पेरेंट्स है उसको टैक्स देना होगा। उस इनकम को पेरेंट्स जो है अपनी इनकम के अंदर क्लब करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ देंगे और उसके बाद जो इनकम आएगी उस पर वो टैक्स देंगे। हालांकि इसके लिए भी कुछ रूल्स होंगे कि कैसे वो इनकम क्लब की जाएगी। पेरेंट्स में जो फादर है, फादर की इनकम में क्लब होगी या फिर मदर की इनकम में क्लब होगी। तो ये सभी हम ग्रेजुअली अपने कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि बहुत बार ऐसा होगा किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम को भी आपकी इनकम के अंदर जोड़ा जाएगा और फिर उस पर टैक्स लगाया जाएगा। उसको बोलते हैं क्लबिंग प्रोविजंस। उसके बाद अब हमने देखा कि अगर इनकम होती है तो हमें टैक्स देना होता है। तो बहुत बार ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें इनकम ना हो, हमें लॉस हो। वो कैसे? अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस रन करते हैं और बिजनेस रन करते हुए आपने मान लीजिए पहले साल में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, तो आपने 10 लाख रुपए के प्रॉफिट पर टैक्स पे कर दिया। लेकिन दूसरे साल क्या हुआ? दूसरे साल आपको जो है 4 लाख रुपए का लॉस हो गया, घाटा हो गया। तो ऐसे में प्रॉफिट तो हुआ नहीं, इनकम तो हुई नहीं, तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अब जो ये लॉस हुआ है तो इसका क्या होगा? इस लॉस की क्या एडजस्टमेंट होगी? जब गवर्नमेंट आपसे प्रॉफिट पर टैक्स लेती है तो क्या लॉस का भी कोई बेनिफिट दिया जाएगा? तो लॉस का आपको बेनिफिट ये दिया जाता है कि मान लीजिए अब थर्ड ईयर के अंदर आपका 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट कहती है कि इस 5 लाख रुपए के प्रॉफिट पर आपको टैक्स नहीं देना है। आप इसमें से 4 लाख रुपए का जो लॉस है, जो आपने पिछले साल में इनकर किया, उसको आप एडजस्ट कर लीजिए और अब आपका प्रॉफिट बचता है। एडजस्टमेंट करने के बाद 1 लाख रुपए का इस पर आपको टैक्स पे करना है। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के भी हम जो प्रोविजंस हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके भी अपने रूल्स हैं कि किस तरह वो एडजस्टमेंट की जाएगी, कितनी एडजस्टमेंट की जाएगी। फिलहाल आपको ये समझना है कि किसी ईयर में अगर आपको कोई नुकसान होता है किसी भी हेड ऑफ इनकम के अंदर, देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में जो लॉस है वो पॉसिबल नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आ सकता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड में भी लॉस आ सकता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में भी लॉस आ सकता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में भी लॉस आ सकता है। तो दैट मीन्स 5 हेड्स के अंदर जो आपका सैलरी हेड है उसके अंदर आपको लॉस नहीं हो सकता। उसके अलावा बाकी 4 हेड्स के अंदर आपको लॉस हो सकता है। तो किसी भी साल में अगर इन 4 हेड में से किसी भी हेड में आपको लॉस हुआ है, घाटा हुआ है, तो ऐसे में आप उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि हम क्या करेंगे, 5 हेड्स की इनकम को एग्रीगेट करेंगे, टोटल करेंगे और टोटल करते हुए हम क्लबिंग के प्रोविजंस भी अप्लाई करेंगे और सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के प्रोविजंस भी अप्लाई करेंगे। और इन दोनों के प्रोविजंस अप्लाई होने के बाद जो इनकम आएगी उसे बोला जाएगा ग्रोस टोटल इनकम। और ग्रोस टोटल इनकम में से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U और इसके बाद जो इनकम आएगी उसको बोला जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम को हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट ₹10। हम 10 रुपीज के मल्टीपल में जो है उसको राउंड ऑफ करेंगे और उसके बाद उस पर इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। हम एक एक चीजों को विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, कैसे आपको राउंड ऑफ करना है, कितना राउंड ऑफ करना है। अभी हम फिलहाल के लिए इतना पोर्शन ही डिस्कस कर रहे हैं। एक बार हम इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझेंगे। उसके बाद आप इस दोबारा पोर्शन को डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आगे क्या लिखा गया है। तो यहां पर
कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का एक फॉर्मेट बनाया गया है कि सबसे पहले आपको सैलरी इनकम दिखानी है, सैलरी इनकम कैलकुलेट करनी है। उसमें से आप क्या करेंगे, एग्जम्पशंस को लेस करेंगे, डिडक्शंस को लेस करेंगे, और ये आपकी आ जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। मान लीजिए 5 लाख रुपए की मेरी सैलरी इनकम है, मेरी 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन है, 50,000 रुपए की डिडक्शन है, तो मेरी सैलरी इनकम होगी 3,50,000 रुपए। इसी तरह हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो रेंटल इनकम होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है। मान लीजिए 2,40,000 रुपए की मेरी रेंटल इनकम है और 30% की डिडक्शंस दी जाती है 72,000 रुपीज की, तो ऐसे में जो बैलेंस इनकम होगी आपकी वो यहाँ पर टैक्सेबल होगी। ₹1,68,000। उसके बाद कैपिटल गेन हेड में भी इसी तरह आप जो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड कैलकुलेट करेंगे। उसमें से कुछ एग्जम्पशंस या डिडक्शंस जो भी एप्लीकेबल है वो आप लेस करेंगे और आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में आ जाती है। इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में आप क्या करेंगे, इनकम कैलकुलेट करेंगे। ये जो इनकम आपकी आ जाती है इसमें से आप क्या करेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। अगर किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम इंक्लूड की जानी है तो वो आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, और अगर कोई लॉसेज है, कोई लॉस है किसी भी हेड के अंदर, उसको आप जो है एडजस्ट करेंगे, लेस करेंगे। इस तरह आपकी जो इनकम आएगी वो आएगी ग्रोस टोटल इनकम। तो क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजंस अप्लाई करने के बाद और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के प्रोविजंस अप्लाई करने के बाद जो आपकी इनकम आती है वो आती है ग्रोस टोटल इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम यहाँ पर ऐड किया गया है क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति की इनकम को ऐड कर रहे हैं अपनी इनकम में, और लॉसेस को लेस किया गया है क्योंकि आपको घाटा हुआ था, नुकसान हुआ था, वो आप एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी करंट ईयर की इनकम को कम करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर आपकी ग्रोस टोटल इनकम आ जाती है, जिसमें से हम क्या करते हैं, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U जो है वो आपको यहाँ पर अलाउ करते हैं, लेस करते हैं, और जो आपकी टोटल इनकम आती है उस पर हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप ये फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यही फॉर्मेट आपका कहलाता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कि आप जो है अपनी इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे। हालांकि हम ईच ऑफ दी हेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी एग्जम्पशंस, कौन कौन सी डिडक्शंस आपको यहाँ पर लेस करनी है। अब एक बात यहां पर आती है कि एग्जम्पशंस और डिडक्शंस में क्या डिफरेंस है। एग्जम्पशंस और डिडक्शंस में क्या डिफरेंस है, हमें दो वर्ड सुनने को मिल रहे हैं, एग्जम्पशंस और डिडक्शंस, और दोनों ही वर्ड से हम देख रहे हैं कि हमारी इनकम को कम किया जाता है। तो ऐसे में अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एग्जम्पशन होगी तो हमें फायदा है, हमें कम टैक्स पे करना होगा। ज्यादा से ज्यादा डिडक्शंस होंगी तो हमें जो है कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि एग्जम्पशंस और डिडक्शंस में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि हम कोई भी इनकम अर्न करते हैं, हम कोई भी इनकम अर्न करते हैं, तो हो सकता है उस इनकम के रिस्पेक्ट में कुछ एक्सपेंसेस हो। हम कोई भी इनकम अर्न करते हैं तो हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस हमने उस इनकम के रिगार्डिंग इनकर किए हों, तो इन्हें हम कहते हैं डिडक्शंस, इन्हें हम कहते हैं डिडक्शंस। तो इसका मतलब जनरली आप देखोगे जो डिडक्शंस की फॉर्म होती है, जब हम कुछ पेमेंट करते हैं, जब हम कुछ एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, जब हम कुछ खर्चा करते हैं, तो वो आपकी डिडक्शंस कहलाती है। जबकि अगर आपकी इनकम को ही टैक्स फ्री कर दिया जाए, हम ये कहें कि आपने जो इनकम अर्न की है उस पर आपको टैक्स ही नहीं देना है, तो उसको बोला जाता है एग्जम्पशन। जब इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाए वो कहलाएगी एग्जम्पशन, और जब इनकम में से कोई खर्चा, कोई एक्सपेंस, कोई पेमेंट अगर लेस करने के लिए दिया जाए उसको बोला जाएगा डिडक्शंस। तो जनरली आप देखोगे कि जो एग्जम्पशन होती है उसकी वजह से आपकी जो इनकम होती है उसको इनकम के दायरे से ही बाहर कर दिया जाता है, उसको ग्रोस टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। इफ एन इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उसको टैक्स
से ही एग्जम्प्ट कर दिया गया, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया, देन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, उसको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। However, the deductions is given from income chargeable to tax, लेकिन जो डिडक्शंस दी जाती है वो उस इनकम से दी जाती है जिस पर टैक्स एप्लीकेबल होता है। एग्जम्प्ट इनकम विल नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम, जो एग्जम्पशन है वो कभी भी इनकम की अमाउंट से एक्सीड नहीं करेगी। इसका मतलब मान लीजिए मेरी 5 लाख रुपए की इनकम है, तो मुझे जो मैक्सिमम एग्जम्पशन मिल सकती है वो 5 लाख रुपए की मिल सकती है। लेकिन अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए है तो कुछ केसेस में मेरी जो डिडक्शंस है वो इनकम से भी ज्यादा हो सकती है। जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हेड को डिस्कस करेंगे तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि आपको जो डिडक्शन है, जो आप पेमेंट करते हैं, उसका 150% तक की डिडक्शन आपको अलाउ कर दी जाती है। तो ऐसे में मेरी जो डिडक्शन है मान लीजिए वो 6 लाख रुपए हो सकती है। तो एग्जेम्पशन कभी भी टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होगी, जबकि डिडक्शन जो होती है वो आपकी इनकम की अमाउंट से ज्यादा हो सकती है। जो एग्जेम्पशन है वो सेक्शन 10 में दी गई है, और जो डिडक्शन है वो रिस्पेक्टिव हेड के अंदर दी गई है या फिर 80C से लेकर 80U के अंदर दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जेम्पशन और डिडक्शन में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, कि एग्जेम्पशन का मतलब है कि आपको आपकी इनकम को ही टैक्स फ्री कर दिया गया है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना। ये कुछ इस तरह है, मान लीजिए मुझे जो है 4 लाख रुपए की इनकम हुई और सरकार ने कहा कि इस 4 लाख रुपए पर आपको टैक्स नहीं देना, इसको बोला जाएगा एग्जेम्पशन। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी इनकम है 4 लाख रुपए, लेकिन सरकार ने कहा कि अगर आप कुछ खर्चा कर देते हैं, कौन सा खर्चा वो सरकार बताएगी। सरकार ने कहा कि अगर आप ये वाला खर्चा कर देते हैं तो जितना खर्चा आप करेंगे उतनी आपको जो है डिडक्शन दे दी जाएगी। तो मान लीजिए मैंने 3 लाख रुपए का वो खर्चा किया, तो ऐसे में 4 लाख में से 3 लाख रुपए कम करने के बाद मेरी इनकम मानी जाएगी 1 लाख रुपए, इसको कहा जाएगा डिडक्शन। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी है कि एग्जेम्पशन और डिडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपकी डिडक्शन है 80C से लेकर 80U तक, वो आपकी ग्रोस टोटल इनकम के बाद कम की जाती है, जबकि एग्जेम्पशन जो है वो आपकी इनकम से पहले ही कम कर दी जाती है, उसके बाद जो इनकम बचती है वो आपकी जो है ग्रोस टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो एग्जेम्पशन आपकी इनकम को ग्रोस टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होने देता, जबकि डिडक्शन जो है वो आपकी ग्रोस टोटल इनकम के बाद दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाद हमने देखा था कि जो हमारी टोटल इनकम होगी उसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के लिए सेक्शन है सेक्शन 288A, जो हमें बताता है कि जो आपकी टोटल इनकम है उसको आप नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज में जो है राउंड ऑफ करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम देखेंगे जब हम 5 हेड्स की इनकम को टोटल करेंगे, उसमें से डिडक्शंस को लेस करेंगे, तो मान लीजिए हमारी इनकम आती है 6,28,456 रुपए। 6,28,456 की हमारी इनकम है। तो अब सेक्शन 288 कहता है कि इसको आप जो है राउंड ऑफ कर दीजिए। राउंड ऑफ का मतलब है कि ये जो लास्ट डिजिट है इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो 0 कैसे करेंगे इसको, अगर ये डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, अगर लास्ट डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, तो हम जो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 है, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 दैट मींस यहां पर है 56, हमारा जो लास्ट 2 डिजिट है इसको हम कर देंगे 60, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 आता है 50 के बाद 60। तो यहां पर हमारी इनकम हो जाएगी 6,28,460 रुपए। और अगर ये जो लास्ट डिजिट है ये 5 से कम है, तो हम जो प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10 होगा उसमें राउंड ऑफ करेंगे। तो यहां पर मान लीजिए मेरी इनकम है 6,28,454, तो मेरा लास्ट डिजिट है 4 जो कि 5 से कम है। तो ऐसे में मेरा जो प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10 होगा वो होगा 54 का 50 रुपीज। तो यहां पर 6,28,450। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10,
और अगर 5 से कम है तो प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10 जो है वो आप राउंड ऑफ करेंगे। अगर कोई पैसा है तो पैसे को आप इग्नोर करेंगे। तो मान लीजिए 6,28,455 रुपए 99 पैसा, तो यहाँ पर 99 पैसा को आप इग्नोर करेंगे। लास्ट जो मेरा डिजिट है वो 5 है, तो ऐसे में मेरा नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 के अंदर राउंड ऑफ होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट मल्टीपल मेरा होगा 55 का 60 रुपीज। तो यहाँ पर 6,28,460 60 रुपीज के अंदर उसको राउंड ऑफ किया जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 288 ए के अंदर कहा गया द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम, कौन सी इनकम? टोटल इनकम computed in accordance with the foregoing provisions of this act shall be rounded off to the nearest multiple of 10 rupees। तो जो 10 रुपीज के मल्टीपल में आप उसको राउंड ऑफ करेंगे। एंड फॉर दिस पर्पज एनी पार्ट ऑफ ए रुपी कंसिस्टिंग ऑफ पैसा शैल बी इग्नोर्ड। तो अगर पैसा की फॉर्म में अगर कुछ है उसको आप इग्नोर करेंगे। एंड देयर आफ्टर, उसके बाद इफ सच अमाउंट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 10, अगर वो 10 के मल्टीपल में नहीं है, देन इफ द लास्ट फिगर इज द अमाउंट ऑफ 5 और मोर, अगर लास्ट फिगर 5 या उससे ज्यादा है तो आप जो है उसको इंक्रीज कर देंगे टू द नेक्स्ट हायर अमाउंट विच इज इन मल्टीपल ऑफ 10। तो आप नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 में उसको राउंड ऑफ करेंगे। और अगर लास्ट फिगर लेस देन 5 है तो ऐसे में आप उसको राउंड ऑफ करेंगे टू द प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10। तो आप उसको रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे टू द नेक्स्ट लोअर अमाउंट विच इज मल्टीपल ऑफ 10। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप टोटल इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको आप मल्टीपल ऑफ 10 के अंदर जो है उसको राउंड ऑफ करेंगे। और अगर मान लीजिए आपकी इनकम आती ही मल्टीपल ऑफ 10 के अंदर है, मान लीजिए आपकी इनकम जो आई ग्रोस टोटल इनकम वो आई 6,28,230 रुपए, तो ये ऐसा में ये ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 10 के अंदर राउंडेड ऑफ है, तो आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में टोटल इनकम शैल बी राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A in the multiple of 10 and for this purpose any पैसा shall be ignored। तो जो पैसा है उसको इग्नोर किया जाएगा। and if the last digit is 5 or more it will be rounded off to the higher multiple, otherwise it will be rounded off to the lower multiple। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो हायर मल्टीपल ऑफ 10, अगर 5 से कम है तो लोअर मल्टीपल ऑफ 10। ये आपको ध्यान रखना है, हम टोटल इनकम को राउंडेड ऑफ करेंगे। हम ग्रोस टोटल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टोटल इनकम की, जो कि आपकी आती है ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शंस लेस करने के बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल इनकम को हमेशा राउंडेड ऑफ किया जाता है, ग्रोस टोटल इनकम को राउंडेड ऑफ नहीं किया जाता। टोटल इनकम पता लग जाती है और उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं अंडर सेक्शन 288A। उसके बाद हम करते हैं टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट, जिसको बोला जाता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो टैक्स विल बी कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम। अगेन आपको ध्यान रखना है, जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी वो कैलकुलेट की जाएगी टोटल इनकम पर। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जो टोटल इनकम है, जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम को आप मान लीजिए मेरी टोटल इनकम है यहां पर 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज मेरी टोटल इनकम है। उसके बाद सिक्स लाख रुपीज की टोटल इनकम को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और इस 6 लाख रुपीज पर हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब हम आगे जब बढ़ेंगे अपने इस कोर्स के अंदर तो हम देखेंगे कि दो तरह की इनकम आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगी नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम, और एक मिलेगी स्पेशल इनकम। तो हमारी जो टोटल इनकम होगी उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कि उसमें से कितनी स्पेशल इनकम है और कितनी नॉर्मल इनकम है। जो नॉर्मल इनकम है उस पर हमें स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है।
स्लैब रेट कौन सी होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था फाइनेंस एक्ट के अंदर आपको इनकम टैक्स रेट्स बताई जाती है। वहां पर हमने देखा था 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, 2,50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% का टैक्स पे करना है, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% का टैक्स पे करना है, और 10 लाख रुपए से जितनी ऊपर इनकम होगी उस पर 30% का आपको टैक्स पे करना है। उसको बोला जाता है स्लैब रेट्स। और स्पेशल इनकम जो है उस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। हमारा जो चैप्टर 2 है उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेशल इनकम कौन कौन सी है और क्या स्पेशल रेट ऑफ टैक्स उन पर लगाया गया है। तो अगर वो स्पेशल इनकम है तो उस इनकम पर हम अलग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और उसके अलावा जो इनकम बच जाती है, जो नॉर्मल इनकम है, उस पर हम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर लिखा गया कैलकुलेट टैक्स ऑन स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट्स। वो स्पेशल इनकम कौन सी है और उस पर क्या स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है वो हम चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। जो स्पेशल इनकम के अलावा जो इनकम बच गई उस पर हम क्या करेंगे, बैलेंस इनकम पर स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग जो है टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई स्पेशल इनकम है ही नहीं तो इन दैट सिचुएशन पूरी की पूरी इनकम पर हम स्लैब रेट अप्लाई करें। तो कहने का मतलब यह है कि आपको यह देखना है कि टोटल इनकम के अंदर अगर कोई स्पेशल इनकम है तो उस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करेंगे, और बैलेंस इनकम पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर स्पेशल इनकम पर हमारा टैक्स आ जाता है और बैलेंस इनकम पर हमारा टैक्स आ जाता है। तो इस तरह आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहां पर आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे इनकम टैक्स के अंदर एक छूट दी जाती है। छूट को कहा गया रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A हम देखेंगे 12,500 रुपए तक की छूट दी जाती है इनकम टैक्स के अंदर 87A सेक्शन के अंदर। डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे दी जाती है, क्या क्या कंडीशंस है वो। फिलहाल आपको याद रखना है कि आपको चेक करना है कि क्या रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो उसको आप अप्लाई करेंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है आफ्टर रिबेट। अगर रिबेट आपको मिल रही है तो रिबेट के बाद आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी आती है। उसके बाद हम करेंगे सरचार्ज ऐड। यहां पर आप देखेंगे हम ऐड कर रहे हैं सरचार्ज। सरचार्ज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कहती है जो जितना अमीर होगा वो उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा। तो रिच पर्सन से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक सरचार्ज का कॉन्सेप्ट रखती है, और उस सरचार्ज को जो है इनकम टैक्स के ऊपर चार्ज किया जाता है, और जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उसको उतना ज्यादा सरचार्ज पे करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सरचार्ज आप ऐड करेंगे इफ एप्लीकेबल। देखेंगे सरचार्ज किस पर एप्लीकेबल होता है, कब एप्लीकेबल होता है, कितना एप्लीकेबल होता है। अगर वो कंडीशंस पूरी होती है तो आप यहाँ पर सरचार्ज अप्लाई करेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, सरचार्ज जो अप्लाई होता है, मान लीजिए 10% का सरचार्ज अप्लाई किया जाना है, तो ये जो अप्लाई किया जाएगा ये अप्लाई किया जाएगा टैक्स लायबिलिटी पर। जो सरचार्ज की जो रेट है वो टैक्स लायबिलिटी पर अप्लाई की जाती है, ना कि इनकम पर। ठीक है। हालांकि एग्जांपल्स के अंदर आपको जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लेस करेंगे मार्जिनल रिलीफ। सरचार्ज के साथ एक और कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल है तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे और यहां पर लेस करेंगे। इस तरह आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आने के बाद आप उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे एट द रेट ऑफ 4%। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगेन ये भी आपको ध्यान रखना है, जो 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ये आपको टैक्स लायबिलिटी पर कैलकुलेट करना है, जो कि इंक्लूडिंग सरचार्ज होगी। सरचार्ज के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आएगी उस टैक्स लायबिलिटी पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई होगा। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बाद आपकी आ जाती है टोटल टैक्स लायबिलिटी, और इस टैक्स लायबिलिटी में हम कुछ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C अप्लाई करेंगे।
ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम एडवांस टैक्स को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पर जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ। इनकम टैक्स के अंदर कहा गया कि अगर आपके केस में एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी थी और आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, तो ऐसे में हम आपसे सेक्शन 234 बी, सेक्शन 234 सी के तहत क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और एक सेक्शन है 234 ए, अगर आपने लेट रिटर्न फाइल की, हम देखेंगे कि रिटर्न फाइल करने की एक ड्यू डेट होती है और उस ड्यू डेट के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ऐसे में आपसे सेक्शन 234 ए के अंदर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के तहत जो है आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये जो तीनों ही इंटरेस्ट है 234 ए, 234 बी, 234 सी, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के अंदर। फिलहाल आपको याद रखना है कि टैक्स लायबिलिटी के अंदर ये जो इंटरेस्ट है इसको इंक्लूड किया जाएगा अगर आपने कोई लेट रिटर्न फाइल की है या फिर एडवांस टैक्स जो है एज पर प्रोविजंस डिपॉजिट नहीं कराया है। इस तरह आपकी आ जाती है टोटल टैक्स लायबिलिटी और उसमें से हम लेस करेंगे अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, अगर कोई आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है वो आपका हम लेस कर देंगे और इस तरह आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाती है जो आप पे करेंगे। किस तरह पे करेंगे, कौन से चालान से पे करेंगे, वो भी हम प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह आप बेसिकली क्या करते हैं, अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, उसके बाद आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। काफी सारी चीजें हो सकता है आपके लिए नई हो या फिर आपको नहीं पता हो, डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। हर कॉन्सेप्ट पर एग्जांपल रखे गए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए अलग से आपको नोट्स दिए जाएंगे और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, तो आप देखेंगे इनकम टैक्स के अंदर आपको अच्छा खासा जो कॉन्फिडेंस है वो गेन होता है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जनरली जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज के जरिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया जाता है। जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इनकम टैक्स के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या फिर यूटिलिटी के अंदर भी जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दी जाती है। तो ऐसे में सवाल आता है कि सर हमें क्या जरूरत है ये सब सीखने की। ये सब आपको इसलिए सीखना है कि जो सॉफ्टवेयर है या जो यूटिलिटी है, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन, अगर आपने कोई अमाउंट गलत हेड में अपडेट कर दी, जो आपने एंटर कर दी, तो हो सकता है यूटिलिटी उस पर गलत इनकम टैक्स कैलकुलेट कर दे। अगर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना आता होगा तो आप पहले क्या करेंगे, रफली आप अपनी एक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन बनाएंगे, उस पर अपना एक रफली इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप उसको अगर यूटिलिटी में या सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे और वहां से आपकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी आएगी, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे अपनी कैलकुलेशंस के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ दोनों सही है। अगर दोनों में वेरिएंस बहुत ज्यादा है तो आपको पता लग जाएगा कोई ना कोई गलती हुई है, या तो आपने जो रफली कैलकुलेशन की है इनकम टैक्स लायबिलिटी की उसके अंदर कोई गलती हुई है, या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर फीडिंग करते हुए, सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा इंफॉर्मेशन एंटर करते हुए आपने कोई गलती कर दी है। तो इसलिए यहां पर आपको पता होना जरूरी है कि टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं और उस पर इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करते हैं। जब आप इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर लेते हैं तो जिस तरह आपने टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया था अंडर सेक्शन 288 ए, सेम वे में आप इनकम टैक्स लायबिलिटी को भी राउंड ऑफ करेंगे 288 बी के तहत। और वही फॉर्मूला दिया गया है कि आपको करना क्या है, आपको देखना है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी का जो लास्ट डिजिट है वो 5 या 5 से ज्यादा है तो आप उसको हायर मल्टीपल ऑफ 10 के अंदर राउंड ऑफ करेंगे, अगर वो 5 से कम है तो आप लोअर मल्टीपल ऑफ 10 के अंदर राउंड ऑफ करेंगे। तो एनी अमाउंट पेबल एंड द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall be rounded off to the nearest multiple of 10 rupees, and for this purpose any part of a rupee consisting of पैसा shall be ignored। तो जो पैसा होगा, पैसा तो आप इग्नोर करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे
If such is amount not in a multiple of 10, then the last figure, if it is 5 or more, the amount shall be increased to the next higher amount which is in multiple of 10. And if the last figure is less than 5, the amount shall be reduced to the lower multiple of 10. तो यहां पर हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें मिस्टर जो केशव की रिफंड ड्यू है, दैट मींस टैक्स ज्यादा पे कर दिया है, गवर्नमेंट से रिफंड लेना है, वापस लेना है, और वो है 2,52,844 रुपए 99 पैसा। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो 99 पैसा है उसको इग्नोर करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, 5 या 5 से ज्यादा है या 5 से कम है। तो हमारा लास्ट डिजिट है 4 जो कि 5 से कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे टू दी लोअर मल्टीपल ऑफ 10। तो 44 के बाद जो लोअर मल्टीपल ऑफ 10 आता है वो आता है 40। तो इसका मतलब हमारा जो रिफंड ड्यू होगा 2,52,840 रुपए जो है हमारा रिफंड ड्यू होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह आप राउंड ऑफ करेंगे। हालांकि यूटिलिटीज के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर ये सभी जो कैलकुलेशंस है वो ऑटोमेटिकली कर दी जाती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना जरूरी है कि इनकम टैक्स के अंदर टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी को राउंडेड ऑफ करने के प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो राउंडेड ऑफ किए जाते हैं। सेशन में इतना ही डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको फिर से एक बार इन नोट्स को रिवाइज करना है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी और इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, टोटल इनकम और इनकम टैक्स लायबिलिटी को कैसे राउंड ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम जो है प्रैक्टिकली इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब जो है विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। साथ ही सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स।